एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सीनियरिटी, डीपीसी एंड प्रमोशन टॉपिक रहेगा आज का, जिस क्लास पे हम बात करने वाले हैं, जो क्लास आपको करवाने वाले हैं। तो सीनियरिटी, डीपीसी एंड प्रमोशन के लिए आपने देखा होगा या शायद कमेंट में आपको मिला हो, बाकी इंडिविजुअल हमें मैसेज मिला। एक हमारे कैंडिडेट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एम्स के सीआरई रिक्रूटमेंट की। तो काफ़ी टाइम से सीनियरिटी, डीपीसी और प्रमोशन की क्लास के बारे में वो लगातार बोलते आ रहे हैं। हमें ये क्लास करानी थी, बट अभी तक जितना भी डिले हुआ, टाइम लगा, तो वो उन्हें पता होगा, लिटरली इसमें टाइम लगा है क्लास में। बट फाइनली सीनियरिटी, डीपीसी और प्रमोशन की क्लास आज आपके साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कोई भी सीसीएस रूल्स एंड रेगुलेशंस बेस्ड जॉब हो जिसकी प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं, तो एक बार मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप विजिट करें। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। तो आज की क्लास में देखो फैक्ट्स क्या है, सीनियरिटी, डीपीसी एंड प्रमोशन एक्चुअल में क्या है। ये प्रैक्टिकल आपको नॉलेज नहीं मिल पाएगी इस क्लास से। आपको वो नॉलेज मिल पाएगी जिसके बेसिस पर आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, जिसके बेसिस पर आपसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कहने का मतलब ये है कि आपको केसेस, सीनियरिटी का केस कोई एग्जांपल दिया, डीपीसी का कोई केस का एग्जांपल दिया, प्रमोशन के केस का कोई एग्जांपल दिया, ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज है जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट को डील करते हैं, बेसिकली उनको इसके बारे में ज्यादा पता होता है, एक्चुअल प्रैक्टिकल नॉलेज। बट इतना सफिशिएंट आपको करवाएंगे कि चाहे आप नेटर एएसओ के लिए पढ़ो या आप पढ़ो अपने एमसीआरई के लिए या एनी अदर एग्जामिनेशंस, आप क्वेश्चंस को अच्छे से पिक कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो बच्चों, सीनियरिटी क्या है। तो सीनियरिटी वाला जो फैक्ट है वो हम दो तीन तरीके से पढ़ेंगे। दो तीन तरीके से में सबसे जो बेसिकली जो बात करते हैं हम इसके अंदर, वो बात करते हैं हम सीनियरिटी है जो आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स की, और सीनियरिटी आपके प्रमोटीज की। ठीक है, ये इस टॉपिक पे जब हम बात करते हैं तो सीनियरिटी में दो चीजें हम पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन सी? सीनियरिटी ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटीज। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटीज कौन से हैं? जैसे आप लोग हो, अब आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की तैयारी करें, कोई प्रमोशन का एग्जाम थोड़ी है आपका, एमसीआरई का एग्जाम हो या आपका निटर एएसओ का एग्जाम हो। एक सीनियरिटी होती है आपकी प्रमोटीज की। ठीक है, प्रमोटीज क्या है? जब किसी की प्रमोशन हो जाती है उसके बाद की जो सीनियरिटी है वो कैसे काउंट करते हैं। तो आपके पास दो तरीके से हैं, दो टाइप्स हैं सीनियरिटी के। ठीक है, चलो, तो जो पहले वाला टाइप है आपका, कौन सा बताया था हमने आपको? फर्स्ट टाइप हमने बताया था सीनियरिटी ऑफ डीआर। किसका बताया था? सीनियरिटी ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटीज। डायरेक्ट रिक्रूटीज। ठीक है बच्चों, चलो इस टॉपिक को समझो अच्छे से, छोटा सा टॉपिक है, इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है जाओ में, डबलएओ में, कहीं पे आईआईटी एनआईटी में, एलडीसी में, यूडीसी में, कहीं भी, तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा इजीली। तो देखो बच्चों, मन में आपके सवाल आएगा, ऑर्डर ऑफ मेरिट हमने आपको बता दिया। ऑर्डर ऑफ मेरिट क्या है? सीनियरिटी ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटीज। जैसे आपका सिलेक्शन होता है, आपको रैंक 1 मिलता है तो आपको सीनियरिटी में नंबर 1 पे रखा जाएगा। अगर आपको रैंक 2 मिलेगा तो आपको सीनियरिटी में रैंक 2 पे रखा जाएगा। अगर मान लेते हैं आप में से सिलेक्शन किसी कैंडिडेट का उस एम्स के अंदर होता है जिस एम्स में पहले रैंक वाला 25 रैंक वाला बच्चा है, उसके बाद है 300 रैंक वाला, तो 25 रैंक वाला ऑब्वियसली रैंक 1 रहेगा सीनियरिटी में, और उसके बाद वाला जो रैंक का नंबर होगा वही सीनियरिटी में सेकंड रहेगा। तो ये तो ऑर्डर ऑफ मेरिट के हिसाब से हुआ। अब अगर कोई 2023-24 में आपसे पहले डबलएओ या असिस्टेंट लगे हुए हैं, एलडीसी यूडीसी कुछ भी किसी भी पोस्ट पर अगर वो हैं, तो उनकी सीनियरिटी का कैसे होता है? ये लाइन साफ साफ लिखी है कि अर्लियर सिलेक्टेड हैं जो, वो होल्ड करेंगे हायर सीनियरिटी। ठीक है, होल्ड हायर सीनियरिटी। इसका क्या मतलब होता है बच्चों? इसका मतलब ये होता है जो पहले सिलेक्टेड है ऑब्वियसली वो आपसे सीनियर है, तो आपसे सीनियर ही रहेंगे वो, तो अर्लियर सिलेक्टेड होल्ड हायर सीनियरिटी, ये बात है। ठीक है, अब एक पॉइंट और बता देते हैं, उसको क्लियर करेंगे अगले वाले पॉइंट में। तो 4 नवंबर से क्या हुआ है? 4 नवंबर 1992 से आप पढ़ोगे, जो भी ओल्ड सीनियरिटी की प्रैक्टिस थी, जो पहले वो यूज करते थे तरीके, फॉर्मूले जो भी है, वो इसके बाद डिसकंटिन्यूड हो गए थे। ठीक है, डिसकंटिन्यूड। तो वो क्या था? ओल्ड सीनियरिटी की जो प्रैक्टिस थी क्या था, वो हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो 4 नवंबर 1992 की जो ये डेट है, इससे क्या हो गया था? ये डिसकंटिन्यूड हो गया था।
जो ओल्ड प्रैक्टिस है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं ओल्ड सीनियोरिटी प्रैक्टिस, जो डिटरमाइन करने की थी, निकालने की थी, वो सब डिसकंटिन्यू हो चुकी थी। ठीक है, अब एक आ जाती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की ही बात कर रहे हैं हम अभी हम। ठीक है, सीनियोरिटी ऑफ डीआरसी कर रहे हैं, अब हम करेंगे इसमें रिजर्व पैनल से इंटर सीज सीनियोरिटी फ्रॉम रिजर्व पैनल। देखो बच्चों, इसमें क्या था, इसमें क्या है आपका, इसमें एक रिजर्व पैनल होता है। अब ये रिजर्व पैनल है, इसको ही देख लेते हैं हम। इसको मेंटेन कौन करता है, क्वेश्चन तो पेपर में यही पूछा जाएगा बस आपसे, मेंटेन्ड बाय, तो इसको यूपीएससी मेंटेन करती है। तो ये जो रिजर्व पैनल वाली बात कर रहे हैं ना, ये एक यूपीएससी लेवल की ही, या जो बड़ी अथॉरिटी है एसएससी लेवल की, उनके ही रिजर्व पैनल्स होते हैं। ठीक है, तो इंटर सीनियोरिटी की अगर बात करेंगे इनकी, तो रिजर्व पैनल से आता है, और रिजर्व पैनल में मेंटेन कौन करता है, यूपीएससी करता है। इतना सफिशिएंट है आपके लिए जानने के लिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे आपके, अगर ये जो रिजर्व पैनल की जगह मल्टीपल सिलेक्शन पैनल हो, मल्टीपल सिलेक्शन पैनल, अब क्या होगा भाई, अगर एक ही पैनल आता है तो क्लियर है, मेंटेन करता है यूपीएससी, उसको सीनियोरिटी का लेखा जोखा होगा और आपको पता लग जाएगा। लेकिन मल्टीपल सिलेक्शन जब पैनल्स हो जाएंगे यूपीएससी के, तो उसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें यूपीएससी क्या करेगी, आपको एक तरह से टू पैनल्स भेजेगी, टू पैनल्स ऑफ डीआर, जो डायरेक्ट रिक्रूटीज हैं उनके दो पैनल्स आपको भेजेगी। ठीक है, अब क्या होगा, अब इस दो पैनल से आ जाएगी प्रॉब्लम। ठीक है, नोट्स बनाने के तरीके को समझना, क्लास के बाद अगर आप मान लो नोट्स देखते हो, केवल क्लास पढ़ी नहीं आपने, सीधा नोट्स देखा, तो आपको समझ नहीं आएगा लिखा क्या है मतलब। ठीक है, क्लास के बाद आपको इजीली पता लग जाएगा क्या चीज है। तो क्या प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम ऑफ सीनियोरिटी में आएगी भाई। जो ये प्रॉब्लम हमने लास्ट पेज पे लिखी, वो प्रॉब्लम आई आपकी, किस में आई प्रॉब्लम, सीनियोरिटी में आई, क्योंकि अब तो पैनल एक रहा नहीं, अब तो रिजर्व पैनल दो हो गए। अब क्या करेंगे, तो फिर एक क्राइटेरिया है जो यूज करेंगे। फिर क्राइटेरिया देखो क्या है, फिर क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ये है कि जो रिकमेंडेशंस आई ना, उनकी रिकमेंडेशन लेटर आया जो यूपीएससी का या एसएससी का, तो रिकमेंडेशन लेटर से देखेंगे, रिकमेंडेशन लेटर की क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी का मतलब पता है ना, काल के हिसाब से, काल क्रमानुसार, मतलब आज की डेट में जो चीज हुई वो पहले, जो कल होगी वो बाद में। तो क्रोनोलॉजी समझ में आया ना, टाइम के हिसाब से 2023 की चीज करेंगे तो 2023 पहले आया था, 24 बाद में आया, 25 उसके बाद में आया, तो ये क्रोनोलॉजी होती है। तो ऐसे ही जो लेटर है, मान लो अगर लेटर रिसीव होता है अगस्त 2025 में, एक होता है दिसंबर 2025 में, तो जो अगस्त 2025 वाले की रिकमेंडेशन लेटर है, वो आपकी सीनियोरिटी में पहले लेके चली जाएगी, यानी कि जो पहला पैनल है उसको पहले रिकमेंड करेंगे, पहले सीनियोरिटी में लेके चलेंगे। ठीक है, रिकमेंडेशन लेटर भी अगर मान लेते हैं हम, वो क्रोनोलॉजी भी आपकी मैच कर जाती है। तो फिर देखेंगे हम इंटरव्यू बोर्ड की जो रिपोर्ट थी उसकी क्रोनोलॉजी, इंटरव्यू बोर्ड रिपोर्ट क्रोनोलॉजी। ठीक है, अगर वो मैच कर जाती है तो जिस दिन इंटरव्यू हुआ उसकी जो रिपोर्ट आई, इंटरव्यू की रिपोर्ट, इंटरव्यू के बोर्ड की रिपोर्ट कब निकल के आई, वो डेट देख लेंगे हम। ये वैसा ही है जैसे आपकी मेरिट निकालते टाइम हम टाई केस नहीं करते कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच कर जाए तो क्या देखेंगे, अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैच कर जाए तो क्या देखेंगे, वो है। अब मान लो ये भी मैच कर जाए अगर इन केस, तो अब हम देखेंगे जो रिक्विजिशंस मिनिस्ट्री भेजती है कि भाई हमें ये पोस्टें चाहिए, रिक्विजिशंस ऑफ मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, क्रोनोलॉजी है वही वर्ड क्रोनोलॉजी। अब इनकी क्रोनोलॉजी देखेंगे कि भाई जो आपकी मिनिस्ट्री है, आपके डिपार्टमेंट है, उन्होंने कब रिकमेंडेशन भेजी थी कि हमें पोस्ट चाहिए। ठीक है, तो कब आती है ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम तभी आती है, यहां पे कंटिन्यूड लिख देते हैं, कंटिन्यूड, पिछले पेज से कंटिन्यू है इसलिए हम यहां पे कंटिन्यूड लिख दिया। ठीक है, प्रॉब्लम तभी आती है जब दो पैनल होते हैं, एक पैनल होता तो इजी था,
जो मेरिट में ऊपर है, जिसका नाम जैसे है। ठीक है, चलो देखो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का केस हमने समझा दिया। अब सीनियोरिटी के सेकंड जो पॉइंट हमने बताया था प्रमोटीज वाला, वो हम समझ लेते हैं। प्रमोटीज की सीनियोरिटी, बताओ तो जी कैसी होती है प्रमोटीज की। तो प्रमोटीज की देखी जाती है सीनियोरिटी उनके डीपीसी रिकमेंडेशन से। ठीक है, किससे देखी जाती है? डीपीसी रिकमेंडेशन, कि भाई डीपीसी ने कब रिकमेंड किया उसके हिसाब से सीनियोरिटी बन जाएगी। ठीक है, तो डीपीसी क्या होती है इसकी बात हम जरूर करेंगे इसी क्लास में। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी होता है इसकी फुल फॉर्म। तो डीपीसी की रिकमेंडेशन पे होगा। अब मान लो, मान लेते हैं इसमें, माना डीपीसी एम्प्लॉय को अनफिट कर देती है। अनफिट कर दिया, मान लो भाई वैसे सीनियर वो था, लेकिन मान लो डीपीसी ने उसको अनफिट कर दिया, कोई पेनल्टी है, कोई उसका ऐसा पीरियड है, कोई स्ट्राइक में वो इन्वॉल्व थे किसी भी वजह से, तो उनको अनफिट कर दिया भाई डीपीसी ने कि भाई इसको प्रमोट नहीं करेंगे हम। अब क्या होगा? अब कौन प्रमोट होगा? तो अब आपका जो उनका जूनियर है तो उसका जूनियर प्रमोट हो जाएगा, जूनियर प्रमोटेड। इतना समझना है आपने। ठीक है, फिर क्या होगा? जूनियर प्रमोट हो जाएगा। इतनी बात आपने समझ ली। अब ये जो डिसकंटिन्यू करी है ना ओल्ड प्रैक्टिस, इसकी बात करेंगे हम। ओल्ड प्रैक्टिस, ओल्ड प्रैक्टिस क्या है? ये आपको पता ही है, डेट ऑफ कंफर्मेशन से होती थी ओल्ड प्रैक्टिस। डेट ऑफ कंफर्मेशन, डीआर में तो हमने आपको बता दिया ऑर्डर ऑफ मेरिट की वजह से होने लगी थी, तो वो ओल्ड प्रैक्टिस हमने बंद कर दी। कब से बंद कर दी हमने? नवंबर की एक डेट बताई थी आपको, 4 नवंबर 1992। तो ये भी बच्चों हमने 4 नवंबर 1992 से बंद कर दी थी। ठीक है, डेट ऑफ कंफर्मेशन डिसकंटिन्यूड विद इफेक्ट फ्रॉम 4/11/1992। ओल्ड प्रैक्टिस थी, आप बस इसको याद रखना कि भाई बंद कर दिया इसको। ठीक है, चल अब एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। अब नया टॉपिक ऐसे पढ़ेंगे, दोनों की रिलेटिव सीनियोरिटी। रिलेटिव, रिलेटिव होती है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड। रिलेटिव सीनियोरिटी ऑफ डीआर एंड प्रमोटीज। प्रमोटीज, ये क्या केस है? इस चीज को समझने के लिए किया जाता है वैकेंसी रोस्टर का आविष्कार, वैकेंसी रजिस्टर का आविष्कार। ठीक है, बनाया जाता है। तो बच्चों वैकेंसी रजिस्टर बनाया जाता है, और वैकेंसी रजिस्टर जो बनाया जाता है उसमें रोटेशन ऑफ सीनियोरिटी होती है। इसमें क्या होता है? रोटेशन ऑफ सीनियोरिटी। अब सीनियोरिटी का रोटेशन कैसे? कि कभी डीआर को सीनियोरिटी पे रखा और कभी प्रमोटीज को, वैकेंसी रजिस्टर के अकॉर्डिंगली, कि भाई एक बार ये करेंगे एक बार ये करेंगे, ऐसे कुछ भी रोटेशन होता होगा। ठीक है, तो रोटेशन ऑफ सीनियोरिटी की बात की हमने वैकेंसी रजिस्टर के मेंटेनेंस के अंदर। चलो वैकेंसी रजिस्टर के बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं आपको कि है क्या ये वैकेंसी रजिस्टर। वैकेंसी रजिस्टर जी देखो आपका बनाया गया बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज के लिए। बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन, बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज, इसके लिए बनाया गया। ये न्यू रजिस्टर भी बनाया जाता है, न्यू वैकेंसी रजिस्टर। कब बनाया जाता है? कब बनाया जाता है बताओ? तो देखो इसका आंसर होगा दो आंसर होंगे इसके। पहला आंसर तो बच्चों ये होगा जब आरआर को गजट में हम नोटिफाई कर दें। व्हेन रिक्रूटमेंट रूल्स आर नोटिफाइड इन गजेट। ठीक है, गजेट ऑफ इंडिया।
गजट के अंदर हम उनको नोटिफाई कर दें, यानी गजट में वो दिखाई दे जाए आपके रिक्रूटमेंट रूल, तो एक न्यू वैकेंसी रजिस्टर बन जाता है उसी टाइम पे। या फिर आप क्या करो, या फिर आप आरआर को अमेंड कर दो तब, व्हेन आरआर अमेंडेड। लेकिन जब आरआर अमेंड होंगे ना, क्वालिफिकेशन से लेना देना नहीं है, इसमें है परसेंटेज एलोकेशन ऑफ वैकेंसीज, परसेंटेज एलोकेशन ऑफ वैकेंसीज। अगर परसेंटेज एलोकेशन ऑफ वैकेंसीज में अमेंड हो गया, चेंज हो गया, तो क्या होगा, तो न्यू वैकेंसी जो रजिस्टर है वो बनाया जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह से आपके सवाल हैं, वैकेंसी रजिस्टर क्या होता है, न्यू वैकेंसी रजिस्टर कब बनाया जाता है, तो बेसिकली जो हमने आपको बता दिया अभी। ठीक है, अब एक छोटा सा एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं कि वैकेंसीज है डीआर की, वैकेंसीज ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या डायरेक्ट रिक्रूटीज अगर नॉट फिल्ड कंप्लीटली, ये वो सिचुएशन हुई, मान लो 50 पोस्टें हैं, 10 पोस्टें खाली रह जाती हैं, तो क्या होगा, तो आपको सिंपल सा पता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, कैरी फॉरवर्डेड टू नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर के लिए वो जो वैकेंसीज हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं। अगर मान लो आपके रिक्रूटमेंट में भी कुछ ऐसा हुआ कि एक वैकेंसी खाली रह जाती है, तो वो एक वैकेंसी अगले साल का जो वैकेंसी रजिस्टर है उसके अंदर जोड़ दी जाएगी और उसको कैरी फॉरवर्ड मान लेते हैं फिर हम, कि भाई उसको हमने क्या कर दिया, कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो बच्चों इसके बाद बात कर लेते हैं डीपीसी की। डीपीसी, तो डीपीसी होता क्या है, डी से होता है आपका डिपार्टमेंटल, पी से होता है आपका प्रमोशन, सी से होता है आपका कमेटी। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी इसको बोलते हैं। क्या है, क्यों बनाया जाता है इसको, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, अगर आपसे पूछा जाए ये बनाया क्यों जाता है, तो ये सिंपल सा बनाया जाता है ताकि ये एक्सेस कर पाए सूटेबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स, कि भाई कौन सा ऑफिसर सूटेबल है, ऑफ ऑफिसर्स फॉर कंसीडरिंग प्रमोशन, फॉर कंसीडरिंग प्रमोशन। इसके लिए ये बनाई जाती है कि कौन एलिजिबल हो गया, कौन सूट करता है, उसको हम क्या करेंगे, प्रमोट कर सकते हैं। तो मेन इसका यही मोटिव होता है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का। ठीक है, अच्छा ये डीपीसी होती कब कब है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, डीपीसी की फ्रीक्वेंसी कब कब होती है, तो देखो डीपीसी की फ्रीक्वेंसी वैसे जो है 2018 से शिफ्ट हो चुकी है ये कैलेंडर ईयर पे, कैलेंडर ईयर पे। ठीक है, पहले क्या होती थी, पहले होती थी वैकेंसी ईयर, वैकेंसी ईयर के अकॉर्डिंगली होती थी, लेकिन बाद में क्या हो गया, ये शिफ्टेड हो गई किस पे, कैलेंडर ईयर पे। ठीक है, ऐसे ऐसे समझ आ जाएगा, पहले ये थी और बाद में जो इसको शिफ्ट कर दिया, शिफ्टेड टू कैलेंडर ईयर। 2019 में क्या हो जाता है, 2019 में एलिजिबिलिटी, जैसे आप भी फॉर्म भरते हो तो एलिजिबिलिटी की डेट मांगते हैं ना आपसे, एलिजिबिलिटी डेट, इसको बच्चों हम टेक्निकल बोलते हैं क्रूशियल डेट, बोलते हैं ना क्रूशियल डेट क्या है, तो ऐसे ही जो एलिजिबिलिटी की डेट है उसको 1 जनवरी कर दिया गया, 1 जनवरी ऑफ एवरी ईयर, प्रत्येक साल का पहला दिन 1 जनवरी। ठीक है, ये आपने समझना है। तो देखो था क्या, 2018 में वैकेंसी ईयर था फ्रीक्वेंसी डीपीसी का, उसको शिफ्ट कर दिया कैलेंडर ईयर में। 2019 में एलिजिबिलिटी की जो डेट थी उसको शिफ्ट कर, एलिजिबिलिटी की जो डेट है उसको हमने कितना कर दिया है, 1 जनवरी ऑफ एवरी ईयर कर दिया है। ये दो हैं जो आपको चेंजेस याद रखने पड़ेंगे, ये फ्रीक्वेंसी में आपके काम आते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, अब डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी है, कमेटी बैठेगी, मिनिमम एक क्राइटेरिया होगा, उस क्राइटेरिया के हिसाब से वो क्या कर देगी, रिकमेंडेशंस बना देगी अपनी। रिकमेंडेशंस क्या है, जो जो एलिजिबल हैं उनको बताएगी कि कौन तो फिट है और कौन अनफिट है।
ठीक है। तो रिकमेंडेशंस होंगी जो डीपीसी की, रिकमेंडेशंस, ये बच्चों एस थोड़ा दूर हो गया, यहां पे आएगा, रिकमेंडेशंस ऑफ डीपीसी। तो ये जो डीपी, ये लग रहा है करेक्शन करनी पड़ेगी, नहीं तो ज्यादा गंदा लगेगा फिर। चल, डीपीसी, रिकमेंडेशंस ऑफ डीपीसी। तो डीपीसी की रिकमेंडेशन में क्या होगा कि ये पहली बात तो ये बाइंड नहीं होते, ये एडवाइजरी नेचर की होती है, एडवाइजरी नेचर रिकमेंडेशन। अब इन रिकमेंडेशंस को अपॉइंटिंग अथॉरिटी माने या ना माने, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो हम लिखेंगे कि रिकमेंडेशंस शुड बी अप्रूव्ड, should be approved by appointing authority। जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो उन्हें अप्रूव करे रिकमेंडेशंस को, अथॉरिटी, तब माना जाएगा डीपीसी सक्सेसफुल हुई। क्यों? क्योंकि रिकमेंडेशन जो डीपीसी की खुद की होती है वो एडवाइजरी नेचर की होती है, वो अप्रूवल नेचर की नहीं होती, उनको अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो रिकमेंडेशंस शुड बी अप्रूव्ड बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटी, आपने याद रखना है। देखो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कुछ सवाल है जो अभी तक आते चले जाएंगे आपके दिमाग में। ठीक है। बेसिकली क्या करेंगे, जब हम आपको मॉक कराएंगे तो मॉक के अंदर सारे पॉसिबल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो पेपर में अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है। चलो, अब आपके टॉपिक पे आ जाते हैं जो आपके संबंधित है, आपके काम का है, प्रमोशन पे आ जाते हैं। तो प्रमोशन क्या है आपको पता ही लग गया होगा। प्रमोशन क्या है, आपका जब लेवल है अप हो जाता है, ग्रेड पे आपका अप हो जाता है, पोजीशन आपकी चेंज हो जाती है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ बढ़ जाती हैं, तो उसको प्रमोशन बोलते हैं। ठीक है। तो एक थोड़ी सी देर का हम वर्कआउट करेंगे, थोड़ी सी देर के वर्कआउट में आपको कुछ चीजें हैं जो हम समझाएंगे। ठीक है। उन चीजों का आपने खासकर ध्यान रखना है। कैसे होगा प्रमोशन के लिए, एक मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है, मिनिमम एलिजिबिलिटी। अब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होती है ये आपने याद रखना है। देखो, आप हो लेवल 1 और लेवल 1 से आप हो जाते हो लेवल 2, ये पहला पॉइंट है। लेवल 1 से अगर लेवल 2 हो, यहां पे लिख देते हैं हम मिनिमम एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी या सर्विस, सर्विस से याद रखना आप मिनिमम सर्विस कितनी होनी चाहिए। तो देखो बच्चों, इसके लिए मिनिमम सर्विस 3 साल की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? लेवल 1 से लेवल 2 की प्रमोशन के लिए मिनिमम है ये, मैक्सिमम तो कोई कितना ही कर लो। जब आप लेवल 2 से लेवल 3 के लिए प्रमोट होंगे तो कितनी मिनिमम है जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? डेफिनेटली 3 साल ही होनी चाहिए। अब ऐसा हुआ कि आप लेवल 2 से 4, आप क्लर्क से, यहां से लेवल 2 से और 3 ना जाके डायरेक्ट लेवल 4 पे जाते हो, यूडीसी चले जाते हो आप लोग, तो क्या होता है, उसके लिए आपको 8 साल चाहिए होते हैं, 8 साल। ये है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर प्रमोशन लेवल 2 से 4 के लिए। ठीक है। तो ऐसे ही अगर कहीं पे लेवल 3 था, जो अब थोड़ी टाइम पहले लेवल 3 हुई, तो लेवल 3 से अगर लेवल 4 करना हो तो कितना चाहिए? फिर 5 साल चाहिए। सेम ऐसा ही होगा बच्चों, अगर किसी को 4 से 5 पे लेके आना है, 4 लेवल से 5 लेवल पे लेके आना है तो भी 5 साल चाहिए। और अगर 4 से 6 पे लेके आना है, एक लेवल को छोड़कर 4 से 6 पे लाना है, तो ये 5 की जगह ना 10 साल हो जाना है, डबल हो जाएगा ये। तो इस तरह से ये टेबल ना आपके याद आप करते चले जाओगे, इसको समझ में आता चला जाएगा। 4 to 6 हो गया। लेवल 5 में कोई है, लेवल 5 to, अगर उसको लेवल 6 में हम प्रमोट करते हैं तो 10 साल का जो है मिनिमम उनकी सर्विस चाहिए, 10 साल। ठीक है बच्चों। चलो, अब कुछ ऐसे केस बताएंगे जिसमें सर्विस है वो थोड़ी अलग अलग चाहिएगी। कैसे अलग अलग चाहिएगी कि किस, क्या ऐसा कुछ है जिसमें 7 साल चाहिए? 7 साल डेफिनेटली चाहिए आपको लेवल 9 से 11 बनने के लिए, 9 to 11। ये बच्चों लेवल है, लेवल 9। ठीक है, हो गया 7 साल वाला क्लियर आपको। 8 साल का जो बताया वो आपको 2 से 4 में बताया हमने। उसके बाद 8 साल का एक और भी है, वो कौन सा है?
वो है लेवल 8 से अगर आपको 11 पे हम पहुंचाए तो, लेवल 8 से अगर आपको लेवल 11 पे पहुंचाते हैं तो आपको 8 साल की कंटिन्यूअस सर्विस चाहिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है। अब कुछ सवाल आएंगे, क्या 1 साल की सर्विस वाला भी है, होता है कुछ 1 साल, इस पे भी बात करेंगे। क्या 2 साल का होता है कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला? ये मिनिमम है बच्चों, ठीक है, मिनिमम सर्विस प्रमोशन के मामले में क्या कुछ है ऐसा? तो बिल्कुल है। देखो 1 साल वाले में क्या है, 16 से 17 लेवल, ये भी लेवल, लेवल 16 से 17 जाते हो तो 1 साल की सर्विस बहुत है, मतलब 1 ईयर की मिनिमम एलिजिबिलिटी है। ऐसे ही 2 साल में है, तो 2 साल में कौन से में है, 13 से 13A बनने में 2 साल चाहिए और 13A से 14 बनने में 2 साल चाहिए। ये बात क्लियर होगी आपको। क्या 3 साल वाला भी होता है ऐसा? तो 3 साल वाला एक तो हमने सबसे पहले बताया था, लेवल 1 से लेवल 2 बनने के लिए 3 साल मिनिमम चाहिए, बट 3 साल के और भी हैं। 13 से अगर डायरेक्ट 14 बनना है किसी ने, या 14 से डायरेक्ट 15 बनना है किसी ने, तो ये इस तरह के कुछ अलग अलग केसेस हैं जो आप याद रख सकते हो अपने नॉलेज के लिए। वैसे बेसिकली हमने 8-8 साल वाले आपको बता दिए। अगर लेवल 2 से लेवल 4 में किसी को प्रमोट करना है तो आपको भाई टोटल सर्विस चाहिएगी कितनी, बताओ कितनी चाहिए? 8 साल की चाहिए। और लेवल 6 से लेवल 9 में भी 8 साल की चाहिए और लेवल 8 से 11 में भी 8 साल की चाहिए। ठीक है। तो क्वेश्चन यहां पे आ जाता है, मिनिमम 8 ईयर सर्विस, कंटिन्यूस सर्विस। तो मिनिमम 8 ईयर सर्विस, तो प्रमोशन का वो कौन सा है लेवल? तो लेवल बच्चों है 2 से 4, एक ये याद कर लेंगे हम, एक हम याद कर लेंगे लेवल 6 से 9 और एक याद हम कर लेंगे लेवल 8 से 11। ठीक है। इन तीनों केसेस में हमें मिनिमम 8 ईयर की सर्विस है जो रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। तो देखो सीनियरिटी डीपीसी और प्रमोशन में अभी तक इतना ही। प्रमोशन का थोड़ा सा और समझाना है आपको, वो किसी नेक्स्ट क्लास में हम खत्म कर देंगे। बाकी क्लासें हमारी कंटिन्यू चलती रहेंगी। और जो पेपर है आपका पता है 22 दिसंबर एम्स वालों का से 24 दिसंबर के बीच में कोई डेट आ जाएगी आपकी और आपका पेपर हो जाएगा। तो अगर आज से देखते हो ना तो आपके पास 20 दिन भी नहीं रह गए हैं। ठीक है, 20 दिन भी नहीं रह गए हैं, 20 दिन से भी कम का टाइम है जो आपके पास रह गया है। तो तैयारी हमारे साथ करनी है तो टेलीग्राम चैनल पे जाओ। बेसिकली आपको कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाती है, टेलीग्राम पर डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। कोई क्वेरी होती है तो व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8307314291। इस नंबर पर आप कोर्स से रिलेटेड क्वेरीज हैं जो अपनी पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। बाकी क्लासेस आप कंटिन्यू करते रहिए। ये क्लासेस स्पेसिफिकली है जो बनाई गई हैं सीनियरिटी डीपीसी एंड प्रमोशन वाले टॉपिक को समझाने के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू, सी यू सून।